प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए सहयोगी है। पेज 7 का अंतिम लाइन है। फिर पेज 8 में संतुलन के लिए आधार आवश्यक है, ऐसा लिखा हुआ है ना। और फिर लिखा है कि जो अशेष प्रकृति का संतुलन का जो आधार है वो सत्ता ही है जो पूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति जो है सत्ता में डूबी भीगी घिरी हुई है। इस कारण से प्रकृति में संतुलन जो है पहचानने में आता है। तो प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। तो यदि हम क्रिया को नियम के साथ अध्ययन करते हैं तो उसमें संतुलन को पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यवहार का आधार न्याय है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है जो पूर्ण है। तो व्यवहार में जो संतुलन है वो न्याय पूर्वक ही पहचान आता है, और विचार में संतुलन समाधान पूर्वक पहचानने में आता है। और प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का सहअस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। फिर इसके बाद ये कहा कि प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण भी मानव है, क्योंकि जब मानव भ्रमावस्था में रहता है तब वो फल भोगने में परतंत्र है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए मानव स्वयं में भी असंतुलन को पैदा करता है, जो असामाजिकता और अपराध भैया शायद ऑफलाइन हो। ठीक है भैया, आ रही है। तो जागृत अवस्था में समझ के करने वाली परंपरा रहेगी और भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा है। समझना मतलब अब जैसे 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 प्रदूषण फैल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धीरे धीरे लोगों को अब समझ में आ रहा है, उस अर्थ में है ना। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद जो है तीनों नियमों की बात की और तीनों स्तर पे संतुलन की बात की, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम। और इन्हीं तीनों नियम पूर्वक ही मानव में संतुलन की भी बात की गई है ना। तो पहले ऋतु प्राकृतिक संतुलन को समझाया कि ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज और वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है, और इस नियम का पालन करना मानव का दायित्व है। वनस्पति यानी वन एवं खनिज, उसकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। अभी जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं कि हम इनका उपयोग जो है उसके अनुपात को ध्यान में रख के नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद है शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। फिर सामाजिक संतुलन की बात की कि जो सामाजिक संतुलन है वो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण व्यवहार कार्य परंपरा है।
इसके विपरीत पर धन, पर पुरुष, पर नारी, पर पीड़ात्मक से असंतुलन ही है जो प्रत्यक्ष है। फिर इसके बाद कहा कि व्यक्ति में विचार का संतुलन जो है वो आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियों से होता है, और जो आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां हैं वो असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभयता के रूप में है। और मानव में जो असंतुलन है उसका मूल कारण अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां हैं जो सुविधा, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। फिर इसके बाद है कि प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, बौद्धिक संतुलन, योग नियम ही आवश्यकीय नियम है, इन्हीं को नियम त्रय कहते हैं। तो ये जो आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को बौद्धिक नियम बोलते हैं। जी भैया मनोहर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये इसमें ये व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में आवश्यक एवं अनावश्यक मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। तो इसमें अनावश्यक कैसे संतुलन में, विचार संतुलन के लिए में नहीं, तो वो असंतुलन, वो असंतुलन में व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में, इसमें तो विचार संतुलन और असंतुलन के मूल में आवश्यक एवं अनावश्यक प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। तो क्योंकि इसमें ऊपर संतुलन लिखा है, ठीक है, उसका आशय ये है, ये बाबा जी का लिखने का स्टाइल है। तो आवश्यक की मूल प्रवृत्ति पूर्वक संतुलन है, अनावश्यक की मूल प्रवृत्तियों पूर्वक जो है असंतुलन विचार का। ठीक है भैया। इसमें आगे लिखा भी है भैया, आगे लिखा भी है कि मानव के आवश्यक की मूल प्रवृत्ति के मूल में संस्कार, समझदारी रहता है, और अनावश्यकी के मूल में भ्रम और व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन वो ऊपर विचार संतुलन के मूल में है, मतलब संतुलन के मूल में अनावश्यक प्रवृत्ति नहीं है। मेरा कहने का आशय ये कि अनावश्यक के मूल में आपका जो आशय है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, आवश्यकी मूल प्रवृत्तियों से ही विचार का संतुलन होता है। ठीक है ना, ये तो स्पष्ट है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर लिखा है आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण, निर्णय उसके सदुपयोग से, सदुपयोग का निर्णय विकास जागृति से, विकास और जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन करने से स्पष्ट होता है। मानव इसके लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आवश्यकीय नियम का मतलब नियम त्रय, जिनको हम लोग सामाजिक, बौद्धिक और प्राकृतिक नियम कह रहे हैं। तो यदि हम ये चाहते हैं कि विकास और जागृति क्रम श्रृंखला की अक्षुण्णता बनी रहे, तो उसके लिए प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया रहेगी। यही मानव जीवन, जागृति क्रम, जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है। मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कार पूत होता ही रहेगा जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। तो सुसंस्कार कल हमने पढ़ के भी बताए थे। संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता, अति मानवीयता पूर्ण स्वभाव ही है। सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता पूर्ण स्वभाव है। विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप अमानवीयता है। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था है। ये परस्पर पूरक हैं, क्योंकि संस्कृति का पोषण सभ्यता करती है, सभ्यता का पोषण विधि करती है, और विधि का पोषण व्यवस्था करती है, और व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। जागृत परंपरा में मानवीयता पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है,
क्योंकि जागृत परंपरा में संस्कार विहीन मानव नहीं है, जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गण्य हैं। यही संपूर्ण समस्या का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी समस्याएं समाधान होते ही है। चित्रण व विचार ही क्रमशः कला एवं उपादेयता को प्रकट करता है। विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है। हेलो। हाँ जी, एक मिनट। जी हाँ जी, हाँ, बताइए, कुछ बोलना हो। जी, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोची मुझे नहीं आ रही क्या। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा एक बार मैं सुसंस्कार को फिर से पढ़ देता हूँ, क्या क्या सुसंस्कार बोले गए हैं। पहला है कृतज्ञता, दूसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब समझते हैं ना, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह संग्रह पूर्वक होता है। सत्य भाषण, फिर स्व पुरुष स्व नारी गमन, पर पुरुष पर नारी गमन जो है वो कुसंस्कार है। सरलता, दया, स्नेह पूर्वक विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्य व दायित्व का वहन, अधिक उत्पादन कम उपभोग, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्भरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं। यहाँ लिखा है कि विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है। मानवीयतापूर्ण सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। इससे निम्न अर्थात अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव नहीं है। अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव ही नहीं है। सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज की अखंडता एवं उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु समझदारी पूर्ण व्यवहार एवं व्यवस्था से संतृप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है, जो अनिवार्य है। इस प्रकार मानव सामाजिक और न्यायिक इकाई सिद्ध होता है या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। सामाजिकता, बौद्धिकता और भौतिकता का बौद्धिकता और भौतिकता का संयुक्त रूप है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है। जो बौद्धिक क्षमता है, जिसको हम लोग ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता भी बोलते हैं, उसी से भौतिकता नियंत्रित होती है। क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता है, तो उत्पादन करने के लिए भी विचार की जरूरत है, यानी विज्ञान और विवेक की समझ आवश्यक है। व्यवहार के लिए विवेक की समझ, उत्पादन के लिए विज्ञान की समझ, है ना। और इसके मूल में विचार के रूप में ज्ञान है ना। इसीलिए विचार के अभाव में उत्पादन एवं व्यवहार सिद्ध नहीं होता। फिर आगे है प्रिया प्रिय हिता हित लाभा लाभ दृष्टि है। प्रिय अप्रिय हित अहित लाभ अलाभ दृष्टि है।
भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई हैं। जो जीव चेतना पूर्वक जीते हुए मानव में है। न्यायान्याय, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य दृष्टियां जागृत मानव परंपरा में व्यवहार व आचरण में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। जीव चेतना पूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा करता है। मानव जीव चेतना पूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा करता है, जो हम लोग देख रहे हैं। समुदाय चेतना उसमें से एक है। समुदाय चेतना में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, युद्ध, अमानवीयता ये सब दिखती है। इसके अलावा प्राकृतिक समस्याएं हैं, नैसर्गिक समस्याएं हैं, जो ऋतु संतुलन, ताप असंतुलन, ऋतु असंतुलन और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जो उत्पादन के कारण से धरती पे समस्याएं पैदा हुई हैं, उन सबको मानव चेतना पूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है। इसके बाद है सद शास्त्र अध्ययन के बिना सदशास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम, सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति और सत्य प्रतीति के बिना सत्यानुभव, सत्य में अनुभव, सत्यानुभव के बिना सद शास्त्र का उद्घाटन तथा सद शास्त्र के उद्घाटन के बिना सद शास्त्र का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है। जैसे हम लोग अभी जो दर्शनवाद शास्त्र, संविधान आदि पढ़ते हैं, इसी से हमारे अंदर सत्य कामना और सत्य प्रवृत्ति बनती है। सत्य कामना और सत्य प्रवृत्ति, सत्य कामना से सत्य के प्रति प्रेम बनता है ना। सत्य प्रेम से सत्य पूर्वक जीने में निष्ठा बनती है। सत्य पूर्वक जीने से सत्य की परिवार, समाज, राष्ट्र में प्रतिष्ठा होती है। तो सत्य की प्रतिष्ठा होने से जो बाकी जो जन समुदाय है उसको सत्य की प्रतीति होती है। सत्य प्रतीति से सत्य का अनुभव होता है और सत्य के अनुभव पूर्वक ही सद शास्त्रों का उद्घाटन होता है। सद शास्त्र के उद्घाटन से सद शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण और सार्थक होता है। तो सत्य प्रतीति व अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण एवं न्यायपूर्वक व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। मानवीयतापूर्ण आचरण एवं न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय और न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है। न्याय सम्मत विनिमय और हित ही समृद्धि है। अन्यायपूर्वक लाभ और हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख शांति संतोष और आनंद नहीं है। अंकल, इसमें सत्य प्रेम का क्या मतलब होगा? मतलब सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम का क्या मतलब होगा? सत्य प्रेम का मतलब है जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर सत्यान्वेषण प्रवृत्ति का बना रहना। अच्छा। जो सत्यान्वेषण प्रवृत्ति है उसका बना रहना सत्य प्रेम है ना। यदि मान लीजिए कि हम इधर से उधर होते हैं, विषयान्वेषण में भी जाते हैं, तो सत्य प्रेम में कमी है, ऐसा। अच्छा। मानव सत्य ज्ञान, सत्यता के दर्शन योग्य अध्ययन
कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है। मानव सत्य ज्ञान, सत्यता के लिए दर्शन, योग, अनुभव, कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है, क्योंकि उसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन है। मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम, विधि और व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उसकी परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मानव में दुख, अशांति, असंतोष ही द्वंद्व है। यही द्वंद्व का फल भी है। तो जब ये द्वंद्व है कह रहे हैं तो जीवन में है, जब इसको फल कहते हैं तो परंपरा में। जो परंपरा में लड़ाई, झगड़े, युद्ध, हिंसा आदि है, उस रूप में है ना। मानव के लिए विशेष परिस्थितियां हैं, उससे संपादित कर्म। मानव के लिए अशेष परिस्थितियां, उनसे संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान, योग, क्षमता से ही निर्मित होती है। यहाँ उपासना शब्द अध्ययन के अर्थ में ही है ना। यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती हैं। भैया अरविंद भैया थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ खोलिए भैया। अशेष परिस्थितियां समझ नहीं आया कैसे। अशेष मतलब सभी परिस्थितियां, जिनको जो कोई भी जितनी भी परिस्थितियां हैं, तो जिन भी परिस्थितियों में मानव है, जीव चेतना में है या जागृत मानव चेतना में, उसमें तो उन परिस्थितियों में संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान, योग, क्षमता से ही निर्मित होती है। और यदि अजागृति है तो अज्ञान होगा, उसके कारण से कर्म और उपासना आदि होगा। अज्ञान होगा तो उपासना जो है वो भौतिक शक्तियों की उपासना होगी। और ये परिस्थितियां, परिस्थितियों का निर्माण होना मानव के संपादित कर्म, उपासना और ये सब पे डिपेंड करता है। हाँ, इन्हीं से परिस्थितियां बनती है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मानव जो भी कर्म करता है या जो भी शिक्षा संस्कार व्यवस्थाएं होती हैं या उस परंपरा में जो ज्ञान होता है, ज्ञान योग जो क्षमता होती है, उसके अनुसार परिस्थितियां पैदा होती है ना, जो दोनों प्रकार की हैं, उचित भी है, अनुचित भी है। अनुचित तब होंगी जब उसमें अज्ञान होगा, और जो कर्म है वो विषयान्वेषण में होगा। उपासना भी जो है भौतिकता की उपासना होगी ना, इस रूप में। ठीक है भैया। यदि जिनको हम लोग बौद्धिक इच्छाएं कह रहे हैं ना, जो बौद्धिक मूलक और रुचि मूलक इनको कह रहे हैं ना, तो मूलक, रुचि मूलक, आस्वादन, और इसके अलावा जो सद इच्छाएं हैं ना, सद इच्छाएं, उस अर्थ में इसको समझना चाहिए। या परिस्थितियों को मानसिकता से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर की परिस्थिति है ना, यानी अंदर की मानसिकता, उस आधार पे। ठीक है भैया। तो जागृत मानव का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है जो शांति का कारण है। जहां तक मानव का संपर्क है वहां तक दायित्व का अभाव नहीं है। संबंध में दायित्व निर्वाह होता ही है, लेकिन यहाँ एक चीज, जहां तक मानव का संपर्क है वहां तक दायित्व का अभाव नहीं है। तो मानव का संपर्क तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे अस्तित्व से है, इसीलिए तो दायित्व भी पूरा है ना। जैसे ये लिखा था ना कि जो प्राकृतिक वातावरण के संतुलन को बनाए रखना मानव का दायित्व है, ऐसा लिखा था ना। तो क्योंकि मानव वातावरण के संपर्क में है, इसलिए वहां तक उसका दायित्व है। और जो संबंध है उसमें तो दायित्व का निर्वाह होता ही है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ दायित्व का निर्वाह करते हैं, लेकिन संपर्क की सीमा तक भी है ना। तो मानव अखंड समाज तक भी संपर्क में है ना।
लेकिन वो संपर्क में व्यक्ति के रूप में नहीं रहता है ना। व्यक्ति परिवार के संपर्क में रहता है, परिवार समाज के संपर्क में रहता है, समाज राष्ट्र के संपर्क में रहता है, राष्ट्र अंतरराष्ट्र के संपर्क में रहता है ना। तो व्यक्ति ऐसा नहीं व्यक्ति का विलय हो जाता है, लेकिन व्यक्तिवादी मानसिकता का विलय हो जाता है। तो उस आधार पे जो संपर्क है वो अखंड समाज तक है, और अखंड समाज का संपर्क जो है वो नैसर्गिक वातावरण के साथ है ना। ठीक है। और इसके बाद जो संपूर्ण प्रकृति है वो व्यापक में संबंध पूर्वक ही है ना। तो संपर्क जो है वो परस्परता में पहचानने में आता है। तो संपर्क जो है वो अविभाज्यता में रहता है, इसीलिए संपर्क निर्वाह जो है वो ऐच्छिक क्रिया है और संबंध निर्वाह अनिवार्य क्रिया है। ठीक बात है भैया। संपर्क को कर्तव्य प्रदान दायित्व बताया है। हाँ जी। और संबंध को दायित्व प्रदान कर्तव्य बताया। हाँ जी, ठीक बात भैया। जी भैया, ये जो ऊपर वाली लाइन है, जागृत मानव का आचरण व्यवहारिक व्यवस्था है जो शांति का कारण है, तो ये क्या ये स्वयं में व्यवस्था की बात हो रही है, व्यक्ति में जो व्यवस्था का स्वरूप होगा उसकी बात हो रही है? नहीं भैया, ये समग्र मानव की बात हो रही है। जागृत मानव का आचरण यानी जो जागृत मानव का जो आचरण है, संपूर्ण आचरण, और उसका व्यवहार जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में है ना। और जो आचरण परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र का आचरण है ना, इस तरीके से। तो यदि हम आचरण और व्यवहार को साथ साथ देखेंगे है ना, वही व्यवस्था के रूप में रहता है। दूसरे अर्थ में कहें तो आचरण का मतलब है विचार पक्ष और व्यवहार। आचरण में तीनों चीजें आ जाती हैं, विचार, व्यवहार और व्यवस्था, तीनों को व्यवसाय। मानव के आचरण का मतलब है विचार, व्यवहार और व्यवसाय। और इसके बाद फिर व्यवहार को अलग से भी लिखा है। तो व्यवहार जो है वो परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में होता है। व्यक्ति से लेके व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में, या फिर हम कहें कि 10 सोपानी व्यवस्था में व्यवहार की निरंतरता बनी रहती है। तो इस रूप में व्यवस्था को हम पहचान सकते हैं। तो जागृत मानव जो परिवार से लेके राष्ट्र तक जो व्यवहार निर्वाह करता है, हाँ, और आचरण पूर्वक जो रहता है, यही व्यवस्था का स्वरूप ऐसा है। हाँ जी, हाँ। और क्रमशः वैसे ही शांति का अनुभव होता है, जैसे परिवार और परिवार समूह के बीच में सामरस्यता बन जाती है आचरण और व्यवहार के स्तर पे। तो वहां पे द्वंद्व नहीं है, तो शांति है। इसी तरीके से परिवार समूह और ग्राम के बीच में यदि सामरस्यता, एक सूत्रता बन जाती है, या अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि परिवार और समाज के बीच में एक सूत्रता, सामरस्यता बन जाती है, समाज और राष्ट्र के बीच में बन जाती, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र के बीच में बन जाती। तो क्रमशः शांति है ना। यदि कहीं भी द्वंद्व है तो शांति नहीं है। जी जी जी, ठीक है। द्वंद्व है, परस्पर विरोध है, परस्पर अविश्वास है, उस स्थिति में अशांति। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है आगे लिखा ही है जो योगेश भाई ने पढ़ के बताया था, संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व है। तो कर्तव्य और दायित्व का अंतर भी बता दीजिए योगेश भाई। हाँ भैया, कर्तव्य और दायित्व का अंतर क्या है? तो दायित्व मतलब जिम्मेदारी का भाव, संबंधों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का जो भाव है वो दायित्व है, और वो जिम्मेदारी का वहन करने की जो क्रिया है वो कर्तव्य है। ठीक। जिम्मेदारी का क्रियान्वयन करने की, जिम्मेदारी का भाव जो है उसका निर्वाह करने की क्रिया वो कर्तव्य। ठीक है, ठीक है।
मतलब भैया दायित्व तो एक मेंटल स्टेट हो गई और कर्तव्य एक एक्शन हो गया, ऐसा है क्या? मतलब आचरण हो गया, ऐसा है क्या? हाँ भैया, मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ। दायित्व का मतलब है समझदारी प्रधान, है ना? हाँ, और मतलब दायित्व में कोई एक्शन नहीं, केवल आपकी समझदारी है कि आप समझ गए कि आपका दायित्व। नहीं, समझदारी के साथ आवश्यकता अनुसार एक्शन भी लेना है ना। पर वो कर्तव्य में आ जाएगा ना, एक्शन लिया तो। हाँ हाँ, वो तो दायित्व के बाद ही कर्तव्य है। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं, दायित्व भाव हो गया हाँ और कर्तव्य जो है उसका अनुपालन। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। मतलब दायित्व को स्थिति रूप में, कर्तव्य को गति रूप में, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, है ना? हाँ, दायित्व को स्थिति रूप में, कर्तव्य को गति रूप में। हाँ हाँ, जानना मानना पूर्वक दायित्व प्रमाणित होता है और पहचानना निर्वाह पूर्वक वो कर्तव्य प्रमाणित होता है। जैसा भैया क्या बोले? जानना मानना पूर्वक दायित्व प्रमाणित होता है और पहचानना निर्वाह करना से कर्तव्य का प्रमाण मुझे लगता है कि पहचानना नहीं, जानना मानना पहचानना जो है वो सभी दायित्व में आ गया और निर्वाह जो है वो कर्तव्य में आया। हाँ, तो फिर ठीक है। नहीं, मैंने जो बोला ना वो व्यवहारवादी समाज शास्त्र में लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखा है, हो सकता है। मतलब आप जो कह रहे हो, क्योंकि मेरे भी पढ़ने में आया, अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ में है, लेकिन मुझे तो इतना ही निकल के आया कि दायित्व एक जिम्मेदारी का भाव है। संबंधों में जो जिम्मेदारी वहन करने का जो भाव है वो दायित्व है, और उसको आवश्यकता अनुसार निर्वाह करने का जो क्रिया है वो कर्तव्य है। वैसे तो अविभाज्य ही, जानना मानना पहचानना निर्वाह अविभाज्य ही है, लेकिन प्रमुख जानना मानना है। दायित्व में प्रमुख बात जानना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और कर्तव्य में प्रमुख बात एक बात है, इसमें और कोई कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, बाकी मित्र भी। पाठक भैया पढ़। ठीक है भैया, मानव व्यवहार दर्शन के पृष्ठ 116 में संबंध और संपर्क के अंतर को दिखाते हुए एक पंक्ति लिखी हुई है। बताइए। कि संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इन दोनों में दायित्व का निर्वाह आदान प्रदान के आधार पर होता है, परंतु दोनों में भेद यह है कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्व निश्चित रहती हैं तथा इसके अनुरूप ही आदान प्रदान होता है, और संपर्क में आदान एवं प्रदान परस्परता में पूर्व निश्चित नहीं रहता। इसलिए संपर्क में उसी को तो मैंने बोला था कि वो ऐच्छिक है और ये अनिवार्य है ना? संबंध जो है उसमें निर्वाह अनिवार्य है और संपर्क में निर्वाह ऐच्छिक है। जी हाँ, ये पंक्ति भी लिखी हुई है। इसमें संपर्क में आदान व प्रदान क्रियाएं ऐच्छिक रूप में अवस्थित हैं। हाँ, ऐच्छिक रूप में। परिभाषा संहिता, हेलो, हाँ जी, परिभाषा संहिता में कर्तव्य को जिस तरह से बताया है, बताइए। तो प्रत्येक स्तर में प्राप्त संबंधों एवं संपर्कों और उनमें निहित मूल्य निर्वाह, और दूसरा बताया है उत्पादन कार्य में प्रमाणित होने की प्रक्रिया और सेवा कार्य, उसको कर्तव्य बोला, उसको कर्तव्य बताया है। ठीक बात। तो कर्तव्य का संबंध जो है पोषण संरक्षण क्रिया से मूल रूप से है, पोषण संरक्षण। और ये दायित्व का जो संबंध है वो समझदार बनाना और मूल्य निर्वाह के योग्य बनाना, है ना? ऐसा संबंध निर्वाह की योग्यता जो है उसको स्थापित करना दायित्व प्रधान कार्य है, और पोषण संरक्षण प्रधान जो क्रिया है वो कर्तव्य के रूप में। भैया, दायित्व में है ना समझदार बनाना भी और खुद का समझदारी के भाव के साथ रहना भी, मतलब खुद में जो है संबंधों की जिम्मेदारी का भाव भी होना, वो स्वयं के प्रति दायित्व हो गया। जब दायित्व का निर्वाह करते हैं उस स्थिति में। ठीक बात। उस हाँ ठीक है ना? ठीक है भैया। बढ़िया भैया। हाँ, और कुछ बताइए। कोई और कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? भैया, ये जो दायित्व और कर्तव्य अपन ने जो अभी समझा है और जो अभी डेफिनेशन वगैरह हुई है, उसके हिसाब से संबंध और संपर्क थोड़ा सा अभी अस्पष्ट हो गया मुझे एक्चुअली। बिकॉज संबंध जैसे अपन बोल रहे हैं कि
संपर्क बोल रहे हैं कि ऐच्छिक मतलब अगर मेरी इच्छा हुई उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई सामने आया जो किसी प्रकार से मेरा संबंधी नहीं है या मेरा उसको, लेकिन मेरी कोई इच्छा हुई और आदान प्रदान हुआ तो वो संपर्क हो गया। और संबंध में तो ऑलरेडी अपेक्षाएं रहती हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसको अगर अपन अभी की जो परंपराएं जो चल रही हैं इसमें अगर डिफरेंस देखें तो अपन जिनको अपन रिलेटिव्स कहते हैं या संबंधी कहते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं एक, और एक अपने मित्र वगैरह जो अपन बनाते हैं या अपने रिलेशनशिप वगैरह रहते हैं, तो इसमें जो संबंध बोल रहा है और इसमें संबंध बोल रहा है वो तो सेम ही हो गया भैया, नहीं? जो परंपराओं में जो संबंध है, जो ब्लड रिलेटिव्स, यदि मित्र के साथ संबंध है तो वो संपर्क थोड़ी है, वो भी संबंध है। तो मित्र के साथ संबंध निर्वाह जो है ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। साथी सहयोगी के साथ भी संबंध निर्वाह जो है ना वो अनिवार्य है, क्योंकि वो संबंध है है ना। तो जो संपर्क होता है, जैसे हम किसी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं, वहाँ जो और लोग होते हैं उनके साथ संपर्क होता है। बट वहां भी तो आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं कि भैया ये आदमी आएगा तो ये काम करेगा, कल आएगा तो ये करेगा, परसों ये करेगा। वहाँ संबंध है, जहाँ संबंध है वहाँ अनिवार्य है। अच्छा अच्छा अच्छा। और संपर्क में अनिवार्यता नहीं है, ऐच्छिक है वो। हाँ, वहाँ अनिवार्यता नहीं है, लेकिन मान लीजिए मानव अखंड समाज तक अपने को संबंध में महसूस करता है, उस स्थिति में कोई संपर्क नहीं है, पूरा अनिवार्यता ही है। फिर जो संपर्क है वो प्रकृति के साथ ही है, वहां भी अनिवार्यता है, यदि प्रकृति से संबंध को पहचानता है। तो जहां भी संबंध का पहचान नहीं हुआ है लेकिन संपर्क है ना, वहां पर आप अनिवार्य नहीं कर सकते, ऐच्छिक ही रहेगी। और जो ऐच्छिक है ना वो व्यक्तिवादी तरीके से नहीं होता है। ऐच्छिक भी जो है वो जिसको सदुपयोग विधि कहते हैं उस तरीके से ही संबंध निर्वाह होता है। एक होता है सीधा निर्वाह करना वस्तु के आदान प्रदान के रूप में, दूसरा होता है कि हम अपनी समृद्धि को व्यवस्था में नियोजित करते हैं और व्यवस्था जो है बाकी लोगों के साथ संबंधित रहती है। उस दृष्टिकोण से जिनसे व्यवस्था संबंधित होती है वो हमारे संपर्क के क्षेत्र में आ गए, है ना। अच्छा। तो हम उनसे सीधा निर्वाह तो नहीं करते हैं लेकिन परोक्ष रूप में निर्वाह करते हैं ना। इसलिए कर्तव्य और दायित्व की निरंतरता बनी रहती है। तो जब हम जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं जिसके लिए अर्थव्यवस्था है, तो जो आर्थिक समृद्धि है वो सदुपयोगिता विधि से, सदुपयोगिता जो है ना, ऐसा नहीं कि आप पास ज्यादा हो गया तो आपने अपने घर के सामने रख लिया और बांटने लगे, है ना। वो तो दीनता की प्रवृत्ति हो गई ना, क्योंकि जो भी लेगा उसमें दीन भाव रहेगा, है ना। तो जो हम अपनी समृद्धि को हम व्यवस्था में लगाते हैं, शिक्षा में, न्याय सुरक्षा में, विनिमय कोष में, है ना, तो उस तरीके से लगाते हैं। विनिमय कोष जो है फिर जिनको आवश्यक है उनको सुलभ कराता है। उस स्थिति में वो दीनता नहीं होती है ना जी, और वो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हो जाए, वो संपर्क का निर्वाह है। इसमें ना एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं देती हूँ, है ना, कि जो जैसे संबंध है ना परिवार में ही पहचानने में आते हैं। तो हम लोग मध्य दर्शन में पढ़ते हैं ना कि सारे संबंध परिवार में है ना, और उनका कोई प्रयोजन है, प्रयोजन के अर्थ में हम उन संबंधों में प्रस्तुत होते हैं, है ना। लेकिन जैसे कोई हमारे पास कोई स्किल है और कोई व्यक्ति जिनके साथ हमारा निरंतर कार्यक्रम नहीं है और वो हमसे मिलने आए या हम उस स्किल को सीखने के संदर्भ में आए, तो दायित्व का मतलब होता है किसी को समझदार बनाने के अर्थ में भी नियोजित रहना। समझदार किसको बनाएंगे? जिसकी हमारे प्रति स्वीकृति होगी, स्वीकृति नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो अभी वो व्यक्ति हमारे पास केवल कुछ सीखने के लिए आया है या किसी काम से आया है, मिलने ही आया है, तो हम उसको समझदार बनाने नहीं बैठ जाते हैं, है ना। तो समझदारी के अर्थ में प्रस्तुत होते हैं उससे, तो उसको क्या क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारी सुविधा की क्या व्यवस्था, उसको सुविधा उपलब्ध करा देंगे हम लोग। ज्ञान के अर्थ में नहीं उसके साथ प्रस्तुत होंगे, तुम अस्तित्व में ये है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं ना कि भोजन जो है पोषण के लिए ग्रहण करना है और इस तरह का भोजन ग्रहण करना, इस तरह का नहीं करना, उसको नहीं सिखाएंगे इस तरीके से। हम भोजन देंगे और उसको जिस प्रयोजन से, जिस अर्थ में वो हमसे मिलने आया, वो उसका हम पूर्ति करेंगे।
कर्तव्य के रूप में, कर्तव्य के रूप में, क्योंकि वो शरीर से सम्मति रहेगा। और संपर्क फिर संबंध में भी बदल जाते हैं, ये भी इस दर्शन में है ना, कि संपर्क संबंध में बदल जाए, यही हमारा मतलब प्रामाणिकता की पहचान है। अच्छा, मतलब आपसे प्रेरणा लेके वो संपर्क आपके प्रति वो संबंध में बदल जाए, सामने वाला भी उसको रियलाइज करने लगे। वो धीरे धीरे निरंतर कार्यक्रम जिनके साथ रहता है ना, प्रयोजनों के अर्थ में, वहां पर हम दायित्व और कर्तव्य दोनों रहते हैं। लेकिन जहाँ निरंतर कार्यक्रम नहीं है, वहां पर फिर संपर्क रहते हैं, है ना। तो समझदार बनाना मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें दायित्व बोलते हैं हम, कि समझदारी के अर्थ में प्रस्तुत होते रहना। हम अपने बच्चों को दिन भर कैसे सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये सामान इधर रखो, उधर करो, घर एक व्यवस्था है ना। उससे नहीं कहेंगे जो हमसे अचानक से कभी नहीं आया। ये मेजर अंतर है संबंध और संपर्क में। और दायित्व कर्तव्य को बता दीजिए दीदी, जो आपने बोला बच्चों को अपन समझाते रहते हैं, वो अपन अपना दायित्व करते रहते हैं, और उसमें कर्तव्य कैसे देखेंगे अपन? कर्तव्य हम भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं ना उनकी, जब तक वो भरण पोषण योग्य नहीं हो जाते हैं। अच्छा, वो अपना कर्तव्य, भरण पोषण की व्यवस्था। हाँ, उनके शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना कर्तव्य है, और जो जीवन की आवश्यकता उसकी पूर्ति करना दायित्व है। ओके। ठीक है। एक और चीज तो जो हेलो जी, एक दायित्व की परिभाषा जो है वो मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी, संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, एक तो ये है, और दूसरी है परस्पर व्यवहार, व्यवसाय एवं व्यवस्थात्मक संबंधों में निहित मूल्यानुभूति सहित शिष्टतापूर्ण निर्वाह। ये दायित्व की परिभाषा है। बहुत बढ़िया। ये सेकंड वाली दोबारा पढ़िएगा भैया योगेश भैया। पढ़ता हूँ मैं। सेकंड वाली दोबारा। हाँ जी, परस्पर व्यवहार, व्यवसाय एवं व्यवस्थात्मक संबंधों में निहित मूल्यानुभूति सहित शिष्टतापूर्ण निर्वाह। ठीक है भैया, ठीक है। यही बेसिक अंतर ये है कर्तव्य दायित्व में। ठीक है। नहीं, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो अभी हमारे जितने संबंध चल रहे हैं तो वो तो संपर्क के हिसाब से चल रहे हैं ना। हम लोग पहचान कहाँ है हम लोगों को, तभी तो हम लोग में असहमतियां हैं। हम लोग में जो असहमतियां हैं, अभी संबंध की पहचान नहीं है ना। संबंध की पहचान होती तो असहमतियां नहीं होती हैं। कर्तव्य दायित्व की निरंतरता का बना रहना ही संबंध निर्वाह है, या संबंध की स्वीकृति है। कर्तव्य दायित्व की निरंतरता यदि बनी हुई है तो संबंध है, और संबंध निर्वाह की निरंतरता है। अभी तो स्वीकृतियां ही कर रहा है। यदि कोई मनमानी करता है ना, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्यों करें ऐसा, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न, तो वो संबंध ही नहीं है, संबंध की स्वीकृति नहीं है ना। अभी संबोधनों की स्वीकृति है, माता ही का ये माँ कुछ है, पिता कुछ है, और सब शरीर पोषण के अर्थ में ही है। अभी हम अभिभावक के अर्थ में नहीं है। अभ्युदय की कामना योजना में जो अभिभूत रहते हैं उनको अभिभावक बोलते हैं। अभी तो अभिभावक अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को दिन भर केवल शरीर पोषण के अर्थ में बताते रहते हैं कि नौकरी पढ़ लो तो नौकरी मिल जाएगी, उससे तुम्हारा जीवन चलेगा। समझ से जीवन चलता है, अभी ऐसा कहाँ समझा पाते हैं अपने। मुझे लगता है सुनीता बहन, ये शरीर पोषण के अर्थ में भी नहीं है, ये प्रिय के अर्थ में ही है ना। अभी जो शरीर को ध्यान में रखते हुए होता है ना, उसमें शरीर पोषण नहीं होता, उस केवल प्रिय को ध्यान में रखते हुए जो है चल रहा है। हाँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। प्रिय लाभ तीनों रहते हैं। बिल्कुल, मतलब रुचि मूलक ही रहते हैं। बात नहीं है। पर ये बात जागृत मानवों की है, तो जागृत मानव में प्रीहित लाभ नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रीहित लाभ को संवेदना के संज्ञानीयता में नियंत्रित रहेंगे ना, तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि स्वाद के साथ सेहत कैसे हो। लाभ तो नहीं होगा, लेकिन प्रिय हित जो है वो व्यवस्थित लाभ यही है ना भैया, समृद्धि में बदल जाएगा। सुनिए भैया, लाभ को हम फिर अधिक कम देकर अधिक लेने के आधार पर नहीं देखेंगे। फिर लाभ का मतलब होगा जो संयमित भोजन है ना, जो स्वास्थ्य के अर्थ में हो, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। स्वास्थ्य लाभ होगा ना। नहीं, लाभ तो केवल यहाँ अर्थ के साथ जोड़ा हुआ है, धन के साथ जोड़ा हुआ है, तो उस अर्थ में लाभ निकल जाएगा।
और समृद्धि और विनिमय आ जाएगा। वो सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता ही लाभ, प्रिय हित जो है वो व्यवस्था के अर्थ में हो जाएंगे, उस रूप में रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो अभी जो परंपरा में अपन दीदी अभी जो ब्लड रिलेटिव्स और आसपास अपने जो भी रिलेशनशिप अपने डिफाइन किया है वो जागृत मानव की जो परंपरा जो पढ़ रहे हैं अपन, इससे तो जो अभी एक और दीदी ने बोला वो एंटायरली डिफरेंट है। तो अभी जो है केवल प्रीहित लाभ के ही हिसाब से रिलेशन है अपने। तो इस दर्शन के हिसाब से उसको रिलेशन नहीं कहा गया। रिलेशन मतलब जो समझदारी जीवन के आधार पे जो एक दूसरे को जागृत कराने के लिए जो संबंध बने वो संबंध है। देखिए इसमें परिभाषा संबंध की पूर्णता के अर्थ में अनुबंध बराबर संबंध है ना। तो एक मिनट बेटा, मैं इसको उत्तर करूं। तो पूर्णता के अर्थ में पूर्णता क्या है, तो जो हमारा एक किसी भी मानव संतान के अंदर विचार, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, ये 4 चीजें हैं। तो विचार समाधानित हो जाए, व्यवहार न्यायपूर्ण हो जाए और कार्य नियम पूर्वक हो जाए, है ना। और वो अनुभव की दृष्टि में ही होता है। तो अभी ये सब तो है नहीं हम सबों के अंदर, है ना। तो जब हम, जैसे बाबा ने हमारे साथ संबंध का निर्वाह किया, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे बिल्कुल कचरे लोग वैसे ही थे, पर वो हमारे साथ संबंध निर्वाह करते थे और हमारे को इस दिशा में निरंतर प्रेरित करते रहते थे कि ये लक्ष्य है मानव का, ऐसे सीखना। तो वो अभिभावक पद को हमारे साथ निर्वाह कर रहे थे। अब हमको समझ में आए तब हम अपने बच्चों को समझाते रहते हैं या उनके साथ प्रस्तुत होते रहते हैं। तो भाषा की बजाय जब हम आचरण से प्रस्तुत होते हैं ना, आचरण ही अर्थ होता है, भाषा अर्थ नहीं होती है। तो आचरण जब हमारे विचार कार्य के विचार के अनुसार होता है तभी स्वीकृत होता, नहीं तो स्वीकृत भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए मध्य दर्शन में जिस संबंध की बात की रही है और जिसको संबंध की पहचान होती है फिर वो निर्वाह करता, शिकायत नहीं करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी। हाँ बेटा, अदिति क्या पूछ रही थी बेटा? मैं सिर्फ वही, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे में अभी संपर्क निर्वाह हो रहा है उसमें भी जो ऐच्छिकता है वो मतलब फिर वो व्यक्तिवादी तरीके से ही चल रही है ना, क्योंकि मनमानी चल रही है अभी। जो जागृत मानवों में मनमानी नहीं होगी। अभी तो हम लोग कई व्यक्ति आ जाते हैं हमारे घर में, शासन विधि से होता है या हम प्रीहित लाभ की विधि से, हमसे किसी से काम निकल रहा है तो मुझको बहुत अच्छे से रखते हैं, अपने काम है तो उसको पूछते भी नहीं है ठीक से, है ना। तो वो अभी के मामले में तो कुछ भी डिफाइन नहीं होता बेटा, उसको दर्शन के प्रकाश में, अनुभव के दर्शन वहाँ जो संपर्क होगा वहाँ पर मनमानी नहीं होगी, वहाँ पर के साथ ही निर्वाह होगा। ठीक है, वहाँ प्रेहित लाभ के आधार पर नहीं होगा, मानवीय मानसिकता के आधार पर निर्वाह होगा वहाँ पर। ठीक है, ठीक है बेटा। सर्वसम्मति योग शांति समाधान समृद्धि के प्रक्रिया के द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। सर्वसम्मति योग शांति समाधान और समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया का शुभारंभ के प्रक्रिया के द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सद शास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्व सुलभ हो जाता है। इसका मतलब है शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है स्थापित हो जाती है ना, सुलभता के अर्थ में। अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, प्रत्येक प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। अखंड समाज का जो प्रत्यक्ष रूप है उसमें बोला है अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार। दूसरा बोला है प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, फिर परिष्कृत विधि विधान और विधान संपन्न व्यवस्था और आचरण संपन्न व्यक्ति। इनके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का स्वरूप है। यह मानव की चिराकांक्षा और प्रमाण है।
यही तृष्णा है और इसकी संभावना भी है। मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। तो सद्शास्त्र सेवन, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है। तो यहाँ सेवन का मतलब श्रवण पठन नहीं है, पठन श्रवण है ना, पठन श्रवण मनन और उनके उसमें दी गई जो सूचना है उसके अनुसार आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति और स्थिरता पाई जाती है, जिसको हम लोग अनुभव की रोशनी में जीना कहते हैं ना। भैया समग्र के प्रति निर्भर, बोलिए भैया, जो इसके एक पैरा पहले जो सर्वसम्मति योग्य शांति, मतलब जो सबको स्वीकार हो या जिसमें सबकी सम्मति हो, ऐसी शांति, क्या मतलब है उसका? सार्वभौमिक शांति नहीं, सर्व सम्मति योग शांति समाधान और समृद्धि ऐसा लिखा। तो जो जिसको अपन शांति कह रहे हैं वो समाधान समृद्धि के कारण से होती है, यानी समाधान समृद्धि होने से शांति होती है। सर्वसम्मति योग शांति समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया के द्वारा। भैया वहाँ कारण बोध एक शब्द है? यहाँ जो है ना सेंटेंस में कारण और बोध दो अलग शब्द नहीं है। सर्वसम्मति योग्य शांति समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण, मतलब कारण और बोध दो अलग चीज नहीं है। कारण बोध और व्याख्या करिए। हाँ भैया, और व्याख्या करिए। नहीं, यहाँ जो सेंटेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। सर्वसम्मति योग्य शांति समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा। नहीं, कारण बोध का क्या मतलब है? कारण बोध मतलब समझ। सर्वसम्मति योग्य शांति समाधान एवं समृद्धि के मूल में जो बोध है, उसका जो बोध है कारण बोध। नहीं, ये शांति की जो परिभाषा है ना उसको देखिए। शांति की परिभाषा है समाधान, समृद्धि, सहज अनुभव, इच्छा एवं विचार की निर्विरोधता। ये है परिभाषा शांति की, है ना। तो समाधानित हो भी गए और समृद्धि नहीं हुई तो आपको शांति होगी क्या? एक्चुअली इसको आप ऐसे पढ़ेंगे ना योगेश भाई, की जा रही है ये। इसको अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, सर्वसम्मति योग शांति द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। सर्वसम्मति योग्य शांति, अच्छा मतलब यहाँ आपका कहना है कि वाक्य में थोड़ा जो है कहीं गलती है? नहीं, गलती है वो क्या है, कामा आमा लगाने की गलती है, कुछ नहीं है। अच्छा, सर्वसम्मति योग शांति द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। तो ये जो सर्वसम्मति योग शांति क्या है, वो समाधान एवं सम्मति के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया है ना। जो सर्वसम्मति योग शक्ति है उसका अर्थ बताया है यहाँ पे, समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया। यदि ये इतना है तो सर्वसम्मति योग शांति है, उसी से शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ठीक बात। जब सभी परिवारों में समाधान और वैसे समृद्धि भी का हम लोग वातावरण ऐसा होगा बोलते, ना, हम लोग ना पढ़ाई है ऐसा कि समाधान बराबर सुख और समाधान समृद्धि बराबर। ठीक बात है भैया, है ना, ठीक बात है। समाधान समृद्धि अभय है ना, मेरा जो है ना बराबर संतोष। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। ये अछोटी में जब अध्ययन था ना, उस दौरान जो है कारण और बोध दो अलग शब्द है, उसको एक करवाया था कि ये शब्द इस प्रकार से है, और मेरी किताब में अभी जो है ना उसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैं सोचा ये जो है उसी अर्थ में है, लेकिन ठीक बात है। सर्वसम्मति योग्य शांति समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था। ठीक बात। मतलब जो बोध सहित विधिवत व्यवस्था है ना, उसके आवाज चली गई। आवाज नहीं।
अंकल म्यूट हो गया शायद आपसे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भैया। तो मैं ये कह रहा था इसमें जो लिखा है ना कि समाधान समृद्धि के कारण, तो समाधान समृद्धि जब आ जाती है ना परिवारों के बीच में, उस और फिर बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया होती है। इन दोनों के योग फल में सर्वसम्मति योग शांति आती है जो शुभ वातावरण का निर्माण करती है। अच्छा। है ना, यानी द्वंद्व से मुक्त कर देती है वो। अच्छा। ऐसी स्थिति में तो जब ऐसा वातावरण यानी समाधान समृद्धि नहीं है तो नहीं आएगा, है ना। तो समाधान समृद्धि और बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया के द्वारा शुभ वातावरण का नहीं। तो इसीलिए यहाँ जो प्रक्रिया जो है ना, तो ये समाधान से पहले जो कामा लगा शांति के बाद, और प्रक्रिया के बाद एक कामा लगाने से हो जाता है। सर्वसम्मति योग शांति द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है, ये एक्चुअली वाक्य है। तो सर्वसम्मति योग शांति को डिफाइन किया है कि समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया। विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया इसलिए बताई गई है कि परिवार में समाधान और समृद्धि प्रमाणित हो जाता है। मानव लक्ष्य जो है समाधान समृद्धि और सह अस्तित्व है, तो समाधान और समृद्धि परिवार में ही प्रमाणित हो जाते हैं। और ये परिवारों में जब प्रमाणित हो जाता है तो शुभ वातावरण शुभ वातावरण का निर्माण होता है। तो जैसे 10 सोपानी व्यवस्था में बताया है ना, परिवार समूह, फिर परिवार ग्राम समूह, फिर क्या बोलते हैं क्षेत्र समूह, मंडल समूह। तो ये जैसा जैसा ये बढ़ता जाता है, ये वातावरण निर्मित होता जाता है, वैसे वैसे शांति और अभयता आती जाती है ना। तो व्यवस्था के अर्थ में भी ये बात कही गई है, इसलिए हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि तो ये जब शुभ वातावरण बनता है तभी जो है ना सद शास्त्र सेवन और अभ्यास सुलभ होता है। यानी जब परिवारों में समाधान समृद्धि के कारण से एक व्यवस्था जन्म लेती है ना, फिर वहीं पे सद शास्त्रों का सेवन, यानी इसको हम लोग शिक्षा संस्कार व्यवस्था कह रहे हैं, और उनका जो अभ्यास है वो सुलभ हो जाता है ना। अभी सुलभ नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि अभी वो शुभ वातावरण नहीं है, वातावरण सर्वसम्मति योग्य शांति। हाँ बढ़िया। ठीक है भैया। फिर है अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार। तो पहले अखंड सामाजिकता क्या है उसको प्रतिपादित करने वाला हमको योग्य शास्त्र और विचार चाहिए, है ना। फिर इसके बाद प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम चाहिए, फिर परिष्कृत विधि और परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति और इनके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यानी इन सबको भी प्रोत्साहित करने वाला जो है ना वो मूल में परिवार ही है, जो अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। भैया हेलो। हाँ जी। इसमें परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, ये दो में क्या अलग अलग है और क्या फर्क है? परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था। हाँ, तो विधि व्यवस्था और विधान में अंतर पूछा ना आपने। हाँ, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, ये दो में क्या अंतर? तो विधान होता है जब व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में एक सूत्रता को स्थापित करने के लिए जो हम लोग नीतियों को तय करते हैं ना, नीतियों को निर्धारित करते हैं, वो विधान के रूप में रहती है ना। और जिसको हम लोग परिष्कृत विधि व्यवस्था कह रहे हैं वो पांचों व्यवस्थाओं को मिला के जो विधि पूर्वक होती है ना। पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है ना, शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा, उनको मिला के तो दोनों की जरूरत पड़ती है, विधि की भी और विधान की भी, है ना। तो विधि पूर्वक विधान होता है और विधान पूर्वक संविधान होता है। जब हम इसको पूरी समग्रता में विधानों को देखते हैं तो वो संविधान होता है। हम लोगों ने जब ये पढ़ा था ना व्यवहारवादी समाजशास्त्र, तो उसमें विधान के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, विधान ही
संविधान के रूप में, जब अखंड समाज में उसको हम देखते हैं तो वो संविधान के रूप में हम लोग अभी भी ऐसे ही समझते हैं, है ना। अभी हम लोग जैसे विधान को कहते हैं लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन। ये सारे लेजिस्लेशन मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं ना। ठीक है भैया, परिस्कृति की परिभाषा भी वही वैसी ही है। हाँ जी, बता दीजिए क्या है। परिस्कृति की परिभाषा है सार्वभौम व्यवस्था, सहज सूत्र व्याख्या संपन्नता। तो आप जो बता रहे हैं उसी प्रकार से है परिस्कृति की परिभाषा। जी जी मनोहर भाई, विधान है ना, परिस्कृति की जो परिभाषा सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था, सहज सूत्र व्याख्या संपन्नता, यही परिस्कृति की परिभाषा है। ठीक है भैया, है ना। और विधान का परिभाषा नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, सहज सूत्र व्याख्या, विधि की धारणा पूर्वक व्यवहार, व्यवसाय सुगम बनाने की प्रक्रिया। विधि की धारणा पूर्वक व्यवहार, व्यवसाय सुगम बनाने की प्रक्रिया विधान है। और जो व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहित आचरण, कार्य, व्यवहार, वो है विधि। विधि की परिभाषा व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहित आचरण, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, सूत्र व्याख्या के रूप में आचरण, प्रमाण, वर्तमान है, इस रूप में विधि है। मानवीय संस्कृति सभ्यता ही नियम पूर्वक आचरण संहिता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसके बाद ये कहा गया कि अखंड, ये जो न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य जो हम समझते हैं मध्य दर्शन में, उसको जब हम सुलभ बनाने के लिए, है ना, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अर्थ में जब नियोजित होते हैं और वो सर्वमानव तक शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, ये सारे जो कार्यक्रम है उनके आधार पर जब जाते हैं, तब उसको हम लोग विधान बोलेंगे। और जब वो केवल विधि है, उसको सूत्रों को समझना है और राज्य को समझना है, तो वो विधि है, विधि है रूप से। जी ठीक है दीदी। मतलब वो जो विधान में वो पांचों व्यवस्था आएगी और विधि में वो अनुभव मूलक जो भी धारणा है, इसमें लिखे है ना, धारणा पूर्वक व्यवहार, व्यवसाय को सुगम बनाने की प्रक्रिया। मतलब सुगम बनाना मतलब सबके लिए उपलब्ध हो सके, सुलभ हो जाए, सुगम हो, आसान हो, है ना। तो जब इस तरह के परिवारों में जब इस तरह की व्यवस्थाएं और आचरण होगी तो सुगमता होगी ना। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अभी जो विधान है वो अवसरवादी विधान है। अवसरवादी विधान से सुलभ नहीं होता है। अभी भी क्या है ना, उत्पादन होता है, एक अर्थव्यवस्था है ये, लेकिन जो विधि विधान है वो अवसरवादी है। तो अवसरवादिता से क्या होता है, समस्याएं होती हैं, अवसरवादिता से विषमताएं होती हैं। तो जो सर्व सुलभता, सर्व सुगमता जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर जो विधान की बात कर रहे हैं वो सुगमता के अर्थ में है ना। ठीक है। तो जो विधि पूर्वक जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था का जो फल है वो सबको सुगम और सुलभ हो सके, उसके लिए विधान एप्लीकेशन पार्ट हुआ, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ये। हाँ जी, अखंड सामाजिक प्रतिपादन, ये मूल रूप से अखंड समाज के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रोत्साहन योग्य परिवार, मतलब विधान जो है एप्लीकेशन पार्ट है ना, जब हम इसको व्यवस्था में अप्लाई करते हैं। और विधि जो है वो समझ का पार्ट है। ठीक है, इसको और भी हम अंतर समझना चाहें तो ठीक है। धन्यवाद। उसको दीदी स्थिति गति के रूप में देख सकते हैं। हाँ, विधि स्थिति है और व्यवस्था गति है। बिल्कुल, विधि समझ में आती है ना, फिर उसके आधार पर विधान में हम प्रस्तुत होते हैं ना। ठीक बात है। हाँ, ऐसा है वो। ठीक है जी। इसमें लिखा ही है सुगम बनाने की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया तो गति ही हुई ना। ठीक बात है।
ठीक है। अगला है मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। तो सदशास्त्र सेवन मनन एवं आचरण म्यूट से हो गया शायद तुम्हारा, देखो इसके रख देते हैं। ठीक आवाज है, आ रही है ना? हाँ आ रही है भैया, आ रही है। व्यक्ति को, मानव को जीवन के प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सदशास्त्र सेवन यानी पठन श्रवण है ना, और मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति और स्थिरता पाई जाती है। समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, ये पूरा अध्ययन का ही अध्ययन, हेलो हाँ भैया, ये पूरा अध्ययन का ही एक पार्ट हो गया ना, सेवन मनन आचरण, मतलब ये अध्ययन प्रक्रिया की बात हो रही है या अध्ययन क्योंकि ऐड नहीं किया इसमें? नहीं तो आचरण भी है ना इसमें, अध्ययन के साथ आचरण भी। तो सेवन मनन एक अध्ययन का होगा और आचरण हो गया। हाँ, अध्ययन फिर एवं आचरण, आचरण दोनों बात। सेवन बराबर केवल पठन अध्ययन और से नहीं। श्रवण। हाँ जी, पठन श्रवण भी, अच्छा। हाँ, पठन श्रवण मनन और आचरण सब है। सेवन का मतलब ग्रहण करना। हाँ, तो तो ग्रहण जैसे पानी का सेवन करते हैं वही ना, तो श्रवण है ऐसे जो इसमें। हमने श्रवण का शास्त्रों का मतलब जो ये है। अध्ययन किया है, जब आचरण में वो हम उसको प्रमाणित करते हैं तभी तो सेवन होता है। प्रमाणित किए बगैर सेवन कहाँ से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सेवन हमेशा बाबा जी बहुत मजे से एक बार बोला करते थे कि हम लोग जब सब उनकी सेवा करते थे, पैर दबाते थे, तो बोलते थे कि सब कुछ सुकाल सेवा का काल। तो मैं हमेशा पूछती थी कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं बाबा, ये लोग तो सब आपके मतलब सेवा में लगे ही रहते हैं। तो बहुत हंस के बोलते थे कि बेटा सेवा का मतलब मूल्यों का सेवन होता है और किसी चीज का सेवन होता ही नहीं है अस्तित्व में कि, और वो मूल्यों से तुम लोग प्रस्तुत हो नहीं पाते हो, इनडायरेक्ट वो ये बताते थे ना। तो पैर दबाना सेवा नहीं होती है, मूल्य पूर्वक निर्वाह किसी संबंध का वो सेवा है, विश्वास पूर्वक, सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक, है ना। तो सेवन मतलब जब हम उसको करते हैं आचरण में, जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने आचरण से, जब उस बात को व्यक्त करते हैं तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। अभी तो समझ का ही सुख होता है, जीने का सुख सोचिए कितना बड़ा होता है, वो सेवन है। एक बार फिर से पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, है ना। समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरता पूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर पर प्रस्थापित करने में समर्थ है। तो जो शिक्षा प्रणाली की जो भूमिका है उसकी बात कर रहे हैं ना। समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, तो शिक्षा प्रणाली क्या करती है ना, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली, तो दोनों की बात चल रही है, शास्त्र और शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरता पूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर पर स्थापित करने में समर्थ है। तो प्रत्येक स्तर का मतलब है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, है ना, या 10 सोपानी व्यवस्था में। इसीलिए वो जो एक चार्ट बनाया था ना वो संविधान वाला, जिसमें शिक्षा संस्थाओं की अब स्थिति की बात की थी, तो जिसमें अभिभावक विद्यालय जो है परिवार के और परिवार समूह के बीच की बात थी। इसके बाद प्राइमरी और मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है क्रमशः तीसरे, चौथे, 5वें सोपान में, 5वें सोपान में स्नातक शिक्षा भी है, 6वें सोपान में स्नातक और विश्वविद्यालयीन शिक्षा है, उसके बाद 7वें सोपान में विशेष शिक्षा है, 8वें में विशेष शोध है राष्ट्रीय स्तर पे, और 9वें सोपान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विशेष शिक्षा है, और 10वें सोपान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विशेष शोध है। और उन सब का प्रयोजन और उसकी विषय वस्तु की बात जो है
वो अभ्यास दर्शन में काफी विस्तार से दी गई है ना। तो दोनों चीजें चाहिए हमको, शास्त्र भी चाहिए और शिक्षा प्रणाली भी चाहिए, तभी जो है शांति और स्थिरतापूर्ण जीवन जो है प्रत्येक स्तर पे स्थापित करने में समर्थ हो सके। इसके बिना मानव जीवन में स्थिरता एवं शांति संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि यदि ये स्थापित नहीं होता है ना समाज में, मानव समाज में, तब तक मानव जीवन यानी सर्व मानव के जीवन में स्थिरता और शांति संभव नहीं है, जो स्पष्ट। तो सर्व मानव में व्यक्ति भी है ना। तो व्यक्ति भी यदि शास्त्रों का सेवन नहीं करता है और उन शास्त्रों के आधार पे आचरण नहीं करता है तो उसके जीवन में भी नहीं है। और यदि परिवार ऐसा नहीं करते हैं तो परिवार के जीवन में भी नहीं। तो इसीलिए ये लिखा है, सद्शास्त्र सेवन मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति और स्थिरता पाई जाती है। यही परंपरा में यदि हम इसको देखते हैं तो शास्त्र की सुलभता और शिक्षा प्रणाली के द्वारा उसको समाज में स्थापित करना है ना। इससे जो सामाजिक जीवन है उसमें स्थिरता और शांति संभव है। मानव सुख शांति संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य की गई गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। मानव सुख शांति संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य का मतलब उपाय सहित लक्ष्य की ओर गतिशीलता में, एक मिनट फिर से पढ़ रहा हूं, मानव सुख शांति संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य की और गतिशीलता में समस्त कर्मों को करना चाहता। यहाँ भैया शायद थोड़ा सुधार है। हाँ जी, है ना, वो की और लिखा है, उसकी जगह और होगा। और है। हाँ हाँ, की और नहीं है ये। और है। हाँ, तो यहाँ पे उपाय सहित लक्ष्य का मतलब समाधान समृद्धि अभय ही है ना। की ओर ठीक बात है, गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। मानव कर्म करते समय में स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों से ही सुखी दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता में किया गया बौद्धिक सामाजिक प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है। अमानवीयता की सीमा में सभी दुखदायी हैं। बौद्धिक क्षेत्र भी, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र भी दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। तो बौद्धिक क्षेत्र कैसे दुखदायी है? क्योंकि बौद्धिकता में समस्या है और सामाजिकता में अन्याय है और प्राकृतिक क्षेत्रों में अनियंत्रण असंतुलन है। इस कारण से जो है वो दुखदायी है। इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है। अभी जो वर्तमान समय है इसमें मानव 4 प्रकार से दिखता है। एक है पुण्यात्मा, दूसरा पापात्मा, तीसरा सुखी और चौथा दुखी। तो मानव की 5 स्थितियों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी, दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। तो 5 स्थितियों में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी, दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। यथाक्रम से व्यक्ति की सीमा में जो पुण्य आत्मा है उसके प्रति जो व्यवहार है वो पूज्यता का है, पाप आत्मा के प्रति तटस्थता का है, सुखी के साथ संतोष है और दुखी के साथ दया का है। ठीक है भैया, ये पुण्यात्मा क्या देव और दिव्य मानव हुए हैं? पुण्यात्मा क्या देव और दिव्य मानव और सुखी मानव गिने? अभी उस अर्थ में मत देखिए इसको, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जिनको हम लोग पुण्यशील मानते हैं और जो पापात्मा हैं, जो सुखी लोग हैं और जो दुखी हैं, ऐसा जो तुलनात्मक रूप से सुखी हैं और जो तुलनात्मक रूप से दुखी हैं। तो
तो कोई मतलब किसी सत प्रवृत्ति में लगे होंगे, उन्हीं के साथ सुखी जोड़ पाएंगे ना? कैसे हाँ सुखी जी, को? हाँ जी, हेलो हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ भैया, बोलिए। पुण्यात्मा की परिभाषा दी हुई है। हाँ जी, बताइए। पुण्यात्मा की परिभाषा है सार्वभौम साम्य कामना का पोषण करने वाला। हाँ, है ना? तो मतलब मुझे लगता है ये दिव्य मानव, देव मानव, दिव्य मानव की ही बात है ना? कि वो बात नहीं है, क्योंकि साम्य कामना का पोषण, सार्वभौम साम्य कामना का पोषण करने वाला। हाँ जी। और पापात्मा? पापात्मा का देख लेते हैं। देख के बताता हूँ भैया। अच्छा ठीक है, अपन जब तक इसको पढ़ते हैं तब तक आगे पढ़िए आप। तो यहाँ पे लिखा है कि मानव की पांचों स्थिति यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में उसका चार्ट भी पीछे बना हुआ है। अगले पेज पे इसका चार्ट बना हुआ है जी। तो चार्ट भी खोल सकते हैं। अगला पेज खोल सकते हैं भैया हर्ष भाई। ये ऊपर लिखा है पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी दुखी, और पहले कॉलम में लिखा है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। तो व्यक्ति और उसका जो व्यवहार है ना, व्यक्ति का व्यवहार, तो व्यक्ति का व्यवहार पुण्यात्मा के साथ कैसा रहेगा? तो पुण्यात्मा के साथ जो है उसका पूज्यता का व्यवहार रहेगा। व्यक्ति का व्यवहार पापात्मा के साथ कैसा रहेगा? तो तटस्थ होगा। व्यक्ति का व्यवहार सुखी, मान लीजिए कोई सुखी है, उसके साथ कैसा रहेगा? तो संतोष के रूप में रहेगा। और यदि दुखी के साथ कैसा होगा? तो उसके साथ दया भाव होगा। इसी तरीके से यदि हम परिवार को देखें तो परिवार का व्यवहार, जिसको अपन पुण्य आत्मा कहते हैं, उसके साथ गौरव का रहेगा, है ना। हर परिवार ऐसे पुण्य आत्मा के प्रति गौरव महसूस करेंगे। पाप आत्मा के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रहेगा, सुखी के प्रति सहकारिता का रहेगा, और दुखी के प्रति सेवा का भाव रहेगा। यदि समाज की सीमा में इसको देखें तो समाज जो उपेक्षा है वो मतलब क्या, उपेक्षा कैसे करेगा परिवार उसकी, किसी भी पापात्मा के? उसकी गलतियों की उपेक्षा करेगा बेटा, उसकी नहीं करेगा, उसकी गलतियों की। उपेक्षा मतलब होता क्या है? मतलब वैसे मुझे पता है लेकिन इस टर्म्स में नहीं समझ में आ रहा। उपेक्षा तो वैसा हो गया ना, जैसे किसी कोई अगर दीनहीन है तो उसको दीनहीन समझना, वैसा उपेक्षा मतलब किस सेंस में कह रहा है? मतलब उससे प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित नहीं होना, उपेक्षा मतलब उसको ध्यान नहीं देना, उसकी गलती पे ध्यान नहीं देना, गलतियों को इग्नोर करना। देख लेते हैं ना, गलतियों को इग्नोर नहीं, गलतियों को सही करने का प्रयास करना, गलतियों से प्रभावित नहीं होना, गलतियों की वजह से आदमी का जो है तिरस्कार नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक है। व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करेंगे, इसकी गलतियों की उपेक्षा करेंगे, मतलब उससे प्रभावित नहीं होंगे। गलतियों को नजरअंदाज करके संबंध को मेंटेन करेंगे और संबंध पूर्वक उसको जो है गलती मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, और तटस्थ होने का क्या मतलब है? तटस्थ का मतलब रहता है कि ना हम उसकी तारीफ करेंगे ना उसके विरोध करेंगे, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल जिसको बोलते। अच्छा अच्छा, तो हम व्यक्ति के लेवल पे उसकी गलतियां सुधारने का ट्राई नहीं कर सकते, वो परिवार के लेवल की बात है। हम कह रहे हैं कि जो पापात्मा है उसकी गलतियों के लिए हेल्प करने वाली जो बात है वो हम व्यक्ति सिंगल मतलब एक व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकते, वो परिवार के रूप में ही हम उसकी गलतियों की उसके लिए हेल्प मतलब वो कर सकते हैं, सुधारने वाला काम। टेबल के हिसाब से तो समाज का एक काम है परिमार्जन, पापात्मा का परिमार्जन समाज करेगा। अच्छा, उपेक्षा का मतलब लिखा है, उपेक्षा की परिभाषा है वांछित का अवमूल्यन करना। क्या है वांछित का? अवमूल्यन, निर्मूल्यन करना, मतलब उसकी गलती का जो है, गलती का अवमूल्यन निर्मूल्यन करना, है ना, उसको नकारना, है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसा, यही उपेक्षा है। मतलब वो जो गलती करता है ना उसके प्रति चुप नहीं रहना, है ना, उसको स्वीकारना नहीं, है ना, उसका निर्मूल्यन करना, अवमूल्यन करना,
ये उपेक्षा भाव। पापात्मा को नहीं तो उसको प्रोत्साहन मिल जाएगा ना। तो सुखी के साथ सहकारिता और दुखी के साथ सेवा। यदि कोई दुखी है तो उसकी सेवा हो, ये परिवार की सीमा में। और समाज की सीमा में जाएंगे तो समाज जो है पुण्य आत्मा के साथ पुरस्कार, समाज ऐसे पुण्य आत्मा को पुरस्कार देगा, है ना, पुरस्कारित करेगा। और पाप आत्मा के साथ समाज क्या करेगा? परिमार्जन करेगा, है ना। तो परिवार नहीं कर सकता परिमार्जन, ये परिमार्जन की क्षमता जो है समाज में आती है ना। सुखी के साथ सहयोग करेगा और दुखी के साथ सहकार करेगा, है ना। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है। ये सहकार भाव का क्या मतलब हो? सहकार का मतलब है उसके वो जो भी उत्पादन आदि करता है ना उसमें भागीदारी कराना, उसको सहयोग प्रदान करना। सहकारिता, भैया सहभागिता। आवाज थोड़ी हल्की हो गई आपकी, थोड़ा तेज कर लो। अच्छा, थैंक तो यू। मैं ये कह रहा था, समाज की सीमा में जो पुण्य आत्मा है उसके साथ व्यवहार है पुरस्कार का, पाप आत्मा के साथ परिमार्जन है। परिमार्जन मतलब? परिमार्जन यानी उसको, उसकी जो गलतियां हैं उससे उसको सही की ओर ले जाने का काम करना है ना। बौद्धिक रूप से परिमार्जन होता है ना। तो मतलब कि अगर हम व्यक्ति के उसमें डील करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं, सिर्फ तटस्थ रहेंगे। और अगर परिवार की सीमा में करेंगे तो फिर उपेक्षा, और समाज होगा तब हम उन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ करेंगे। देखिए व्यक्ति कर नहीं सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम परेशान मत हो, तुम तटस्थ ही रहो, है ना। परिवार के साथ भी, परिवार भी इसमें सफल नहीं हो सकता है, इसीलिए परिवार के लिए कहा गया कि उपेक्षा रखना है बस। मतलब उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे अभी संसार में बहुत सारी गंदगी चल रही है ना, तो अभी परिवार नहीं कर सकते, परिवार की ताकत ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि उसका उपेक्षा करना भी, है ना। लेकिन समाज कर सकता है, तो समाज के लिए कह रहे हैं कि उसको परिमार्जन करना चाहिए। तो परिमार्जन कैसे होगा? तो शिक्षा ठीक करो, विधि ठीक करो, व्यवस्था ठीक करो, है ना, पर्यावरण ठीक करो, ये सब काम वो परिमार्जन है ना। और जो सुखी है उसके साथ सहयोग, जो दुखी है उसका सहकार। अब यहाँ पे उपेक्षा भाव खत्म हो गया है ना, तो उपेक्षा भाव खत्म कहाँ होगा? समाज के स्तर। अब राष्ट्र के स्तर पे आए तो राष्ट्र पुण्यात्मा के साथ क्या करेगा? तो उन्होंने कहा उनका सम्मान, राष्ट्र जो है पुण्यात्माओं का सम्मान के रूप में व्यवहार करेगा। पाप आत्मा के साथ दंड करेगा, और दंड के आगे लिखा सुधार, है ना। फिर इसके बाद लिखा है कि सुखी समाधान की ओर दिशा दर्शन एवं सहयोग भाव रहेगा सुखी के साथ। सहयोग भाव रहेगा, है ना। ये दुखी के साथ सहयोग भाव रहेगा, और सुखी के साथ समाधान की ओर दिशा दर्शन रहेगा। मतलब जो व्यक्ति सुखी है उसको और आगे के लिए दिशा और दर्शन रहेगा, जो दुखी है उसके साथ सहयोग भाव रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा में क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा में जो पुण्य आत्मा है उनका संरक्षण करने का काम अंतरराष्ट्रीय सीमा में होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो ऐसे व्यक्ति का संरक्षण करेगी, पुण्य आत्माओं का। और जो पाप आत्मा है उनका उद्धार करेगी, और जो सुखी हैं उनके सुख में संवर्धन करेंगे, और जो दुखी हैं उनका परिष्करण भाव रहेगा, है ना। उनमें और परिष्कृति आ जाए, है ना, उसके लिए काम करें। तो इस भाव पूर्ण, इसमें जो समाज में परिमार्जन होगा वो शिक्षा और उस तरीके से होगा, और जो राष्ट्र है उसमें सुधार होगा। तो सुधार किस तरीके से करेंगे फिर? मतलब उसके लिए क्या होगा? मतलब सुधार जो राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, और जो समाज में शिक्षा व्यवस्था के थ्रू मतलब समझदारी और संस्कार पे काम है, वो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो राष्ट्र के स्तर पे यदि अभी देखें ट्रांजिशन फीस में तो दंड ही है,
दंड विधि से होगा या प्रतिबंधात्मक विधि से होगा, है ना। और यदि व्यवस्था की विधि से देखेंगे तो सुधार का मतलब है विशेष शिक्षा के माध्यम से होगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी में कोई अपराध प्रवृत्ति है किसी एक समुदाय में, तो उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रोविजन किया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि, उनके लिए विशेष शोध होगा उस तरीके से, है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलिए। आश्वासन के माने वो समझ में नहीं है। आश्वासन राष्ट्र के स्तर पर सुखी के प्रति आश्वासन बोला, आश्वासन का मीनिंग? आश्वासन का जो मीनिंग है वो समाधान की ओर दिशा दर्शन, इसमें लिखा है ना। मेरी आवाज में राष्ट्र की सीमा में चार्ट में लिखा है आश्वासन, है ना। आश्वासन का मतलब होता है कि आगे का जो दिशा दर्शन है ना, उसको आश्वासन करें। अभी हम लोग आश्वासन को नेगेटिव उसमें अर्थ में लेते हैं। आश्वासन का मतलब होता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा कहता है ना कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, तो माता पिता उसको आश्वासन देते हैं, बेटा अभी जब तुम इस क्लास में जाओगे तो आ जाएगा, है ना। थोड़ी उम्र बढ़ेगी, तुम देखोगे तो सीख जाओगे। इसको आश्वासन कहते हैं, यानी ये समाधान की ओर दिशा दर्शन करना, इस अर्थ में आश्वासन है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। भैया, हाँ, आश्वासन का आश्वस्ति से कोई लेना देना है क्या? देख लीजिए आप परिभाषा में। हाँ, नहीं मैं सोचा कि आश्वस्ति तो है ही, क्योंकि समाधान की ओर है ना। हाँ बस बस बस, तो मुझे शायद जो है जो अग्रिम समाधान है ना, हाँ हाँ, की ओर आश्वासन होता है ना। ठीक बात। अग्रिम समाधान, मान लीजिए कि कोई ग्राम सभा में काम कर रहा है, तो उसको अग्रिम समाधान दिखना चाहिए, है ना। ठीक बात। ग्राम आगे की ओर, आगे की ओर, है ना, आगे की ओर। ठीक बात। तो ये राष्ट्र का काम है। और अंतरराष्ट्र में क्या होगा, तो परिष्करण होगा, है ना, और परिष्कृत करेंगे या संवर्धन करेंगे। यहाँ पे संवर्धन टेबल में लिखा है, यहाँ परिष्करण लिखा है। परिष्करण का मतलब ही संवर्धन होता है, मतलब जो भी गुणवत्ता है उसका और संवर्धन करना, है ना। तो शिक्षा की, धर्म की, न्याय की, है ना, सत्य की, वातावरण की, जो भी स्थिति है उससे और आगे ले जाना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा, जिसको अपन संवर्धन कह रहे हैं, ना। संवर्धन ही परिष्करण है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिख रहे हैं कि संवर्धन को यहाँ ऐसे, संवर्धन को ऐसे देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुखी लोगों का जो है संवर्धन, मतलब सुखी लोगों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम, ऐसा कुछ। हाँ, संवर्धन का मतलब है उनमें जो भी सुख है उसमें और वृद्धि हो जाए। संवर्धन है ना, बढ़ाने की क्रिया, बढ़ाने की संरक्षण नहीं है, संरक्षण नहीं, संवर्धन। बिल्कुल, राष्ट्रीय संरक्षण तो पहले ही है, पहले ही है। संरक्षण का मतलब है उनको बचा के रखना, और फिर मतलब जो है उसको के जीवन को बचा के रखना, और सुखी लोगों की संख्या बढ़ाना। सुखी लोग हैं हाँ, मतलब जो भी सुखी लोग हैं, हाँ, उनको उनका और सुख बढ़ जाए, सुखी लोगों की संख्या में और बढ़ोतरी हो। हाँ, जैसा भी आप ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं, संवर्धन है। ठीक बात। और जो दुख है उसके साथ परिष्करण है। एक मिनट इसको पूरा कर। तो मानव की पांचों स्थिति में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं द्रष्टव्य हैं, है ना। तो फिर ये व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो भावपूर्ण रीति, नीति, पद्धति, विधि, विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल है, अन्यथा असफल है। तो ये लिखा है कि जो पांचों स्तर पर भावपूर्ण रीति, नीति, पद्धति, विधि, विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल है, अन्यथा असफल है। यदि इसके विपरीत कोई आचरण करते हैं, उस स्थिति में संकट में पड़ते हैं, असफल होते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं आदि।
ठीक है। फिर लिखा है समाज और सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य व कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है। तो यहाँ पर फिर इस बात को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य एवं कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है ना। तो मूल्य और कार्यक्रम की जो मूल्य और कार्यक्रम जो है समाज और सामाजिकता में ही निकलते हैं। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र हिरास या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। हिरास या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। ज्ञान विवेक विज्ञानी जागृति की पूर्ति के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए ही परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थिति और चारों आयामों में वर्तनीयता है ना। यहाँ तक हम इसको पढ़ रहे हैं। हो गया ना, टाइम हो गया। कल अपन इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। कहाँ से? पेज 13 से, है ना। ठीक बात है। पेज 13 से कल इसको पढ़ेंगे। सुनीता बहन कुछ कह रही थी। हाँ बोलिए। नहीं भैया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कल करेंगे। सुनीता पाठक जी कुछ कह रही थी। वो कल कहेंगे भैया। वो ये जो लिखा हुआ अभी जो है ना, अगर 1-2 मिनट का है तो आप अभी कह दीजिए, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें मानव यहाँ दर्शन में एक पूरा वो है, विश्लेषण है इसमें कि अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव तथा ज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियमन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। मतलब परिवार में ही नहीं हो सकता सब कुछ, तो अपराध व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव चाहिए। इसलिए वहां पर राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक बात की गई है। और अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव चाहिए, है ना। इसीलिए वो इतने स्तरों पर इस प्रकार से उसको बांटा गया है और उसको वर्गीकृत किया गया है कि सामाजिक आचरण का जब दबाव होता है ना, तभी आदमी मानव में गति बनती है, उससे पहले नहीं बनती। परिवार में सब कुछ संभव नहीं है ना। ठीक बात है। अभी सुनीता बहन, प्रचलित परंपरा में भी हम देख सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई आदमी जो है ठीक से नहीं चलता है तो वो उसके लिए बाहर वालों को ही बोलना पड़ता है कि भैया इसको थोड़ा आप समझाओ, हमसे तो नहीं समझेगा। नहीं वो मतलब मैं अगर प्रचलित परंपरा का एग्जाम्पल दूं ना, तो नहीं भैया, जागृत मानव परंपरा में जो न्याय सुरक्षा समिति है उसका काम रहेगा। ये वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ जैसे बताया ना कि व्यक्ति के स्तर पर जो है पापात्मा के साथ तटस्थ और परिवार के स्तर पर उपेक्षा, मतलब अभी जो है ना, अभी प्रचलित परंपरा में भी ये काम में आने वाली बात है। अब ये ऐसे बहुत कुछ इसमें थोड़ा डिस्कस करना है भैया, कल करेंगे डिस्कस। काफी कुछ प्रश्न भी है इसमें, कल करेंगे। थोड़ा प्रश्न भी है दीदी इसमें, कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, कल करेंगे। थैंक्स सुनीता जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन, नाइसली एक्सप्लेन। सभी को नमस्ते।